सवाल कर लेते हैं। हम लोगों का हो गया था, दर्रा वाला हो गया था ना, चलिए दर्रा तक हो गया था। नेक्स्ट सवाल है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धबामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। देखिए एक सवाल ये कहना चाह रहा है कि गेहूं की जो किस्म होती है वो अलग अलग होती है। तो अर्धबामन का मतलब हुआ कि उसकी साइज क्या हो, छोटा हो, और लेकिन उत्पादन क्या हो, उच्च हो, उत्पादन अधिक हो। तो इस प्रकार का कौन सा जो है सो हमारे देश में गेहूं का किस्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साहब विदा। क्या हो जाएगा, विदा हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक बार पूछा है विदा, तो जया क्या है, चंपा क्या है, लेखा क्या है, और गेहूं का और भी अगर किस्म होता है तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कई बार केवल सिंपल सवाल देगा, निम्नलिखित में से कौन गेहूं का किस्म है, या निम्नलिखित में से कौन मक्का का किस्म है। इस तरह से सिंपल सवाल देगा। इस बार तो पूछ दिया बामन या उच्च उत्पादन वाला, ऐसे सिंपल पूछ देगा कि कौन सा किस्म है, गेहूं का है या मक्का का है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ का। इसका आंसर क्या हो जाता, विद्या हो जाता, विद्या हो जाता। अब देखिए गेहूं का कौन कौन सा किस्म है और गेहूं से जुड़ा हुआ जो फैक्ट्स है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यह ग्रेमनी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है, ग्रेमनी कुल का पौधा है। कई बार हो सकता है पूछ दे कि किस कुल का पौधा, तो याद रखिएगा गन्ना, गन्ना, मक्का, बांस, बाजरा और क्या कहते हैं गेहूं, ये सारे किस कुल का पौधा है, ग्रेमनी कुल का पौधा है, ग्रेमनी कुल का। ठीक है, क्या बोले, गेहूं, मक्का, गन्ना, बाजरा, बांस। याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, गेहूं, गन्ना, मक्का, बांस, बाजरा। ठीक है, ये सारे याद रखिएगा। ये सारे किस कुल का पौधा है, ग्रेमनी कुल का पौधा है। किस कुल का, ग्रेमनी कुल का। देखिए ग्रेमनी, ग्रे कहीं आपको लिखा मिलेगा ऐसा, ग्रेमनी, क्या लिखा मिलेगा, ग्रेमनी। इसका मतलब ये हुआ स्पेलिंग का थोड़ा सा अंतर है और कुछ नहीं है। देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, मनी। और भी कुल का दे सकता है पौधा, कई कुल का पौधा, समझ रहे हैं ना। तो यार लास्ट में क्या लगा है, मनी। देखिए गन्ना बेच के क्या प्राप्त करते हैं, मनी। गेहूं बेच के क्या प्राप्त करते हैं, मनी। मक्का बेच के क्या प्राप्त करते हैं, अब बांस बेच के मनी करते हैं ना। तो जो फसल इसलिए लगा रहे, देखिए लॉजिक बता रहे, ऐसा लॉजिक है नहीं, याद करने के लिए बता रहे। ठीक है, जो नहीं, मुख्य खाद जो है गेहूं मक्का मुख्य खाद ही है ना। उसके बाद देखिए आपको हो सकता है पूछा जाएगा लिलिएसी, लिलिएसी कुल का पौधा बताइए क्या हो जाएगा, लहसुन, लहसुन और प्याज। ये किस कुल का पौधा है, लिलिएसी। क्या है, लिलिएसी। देखिए क्या लगा हुआ है, एसी। तो लहसुन और प्याज को कहाँ रखते हैं, ठंडा जगह में रखते हैं ना, एसी में रखते हैं ना। कहते हैं कि आलू को प्याज को रखा कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज मतलब क्या होता है, ठंडा रखना, ये ना। तो इसका मतलब वहाँ कौन सी लगल रहेगा, एसी। तो याद रखेंगे लहसुन और प्याज कहाँ रहेगा, एसी में। तो ले ली एसी है कि नहीं, किसको रखने के लिए, हाँ ठीक है, चलिए हाँ ले लो एसी, है ना। चलिए तो ये हो गया। उसके बाद देखिए याद रखिएगा पालमी, जो पूछा जाता है कई बार उसको बोल देते कौन कुल का पौधा, पालमी कुल। देखिए लिलिएसी कुल था, लिलिएसी क्या था, कुल था, लिलिएसी कुल था। और इसमें लहसुन और प्याज पौधा आता। ठीक है, पालमी में देखिए खजूर, खजूर, सुपारी, तार, ठीक है, ये सारे किस में आ जाएगा, नारियल, ये सब आ जाएगा किस में, ये सब किस में आ जाएगा, पालमी में आ जाएगा। देखिए कोई भी पौधा का पालन पोषण करते हैं तब वो लंबा होता है कि ऐसे छोड़ देंगे तब लंबा होगा, पालन पोषण करेंगे पौधा के तब न बड़ा होगा, नहीं तो बकरी आके चढ़ जाएगी, नहीं चढ़ जाएगी। तो बताइए, तो इसका मतलब क्या, पौधा को पाले तब क्या हुआ, लंबा हुआ। तो इसमें देखिए पालमी मतलब पालना शब्द आ रहा है ना, पालमी तब कैसा होगा पौधा, लंबा, खजूर जैसा, सुपारी जैसा, ताड़ जैसा लंबा, नारियल जैसा लंबा, सब पौधा क्या हो रहा है इसमें, लंबा हो रहा है। क्यों लंबा हो रहा है, क्योंकि इसको पाले हैं। आया समझ बात है। इस तरह से लॉजिकली हम याद रखेंगे, 2-3 वंश पूछा जाता है यहाँ से। चलिए साहब अब थोड़ा सा गेहूं से और देख लेते हैं। गेहूं के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। तो इसका मतलब पूरे दुनिया में सबसे अधिक गेहूं
कौन उत्पादन करता है? चीन करता है। दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है। दूसरे स्थान पर भारत है। भारत में सबसे अधिक गेहूं जो होता है उत्पादन वो उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि उत्पादकता की बात करेगा, प्रतिशत उत्पादकता की बात करेगा तो पंजाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंजाब बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, गेहूं के लिए आरंभ में मतलब शुरू में जो गेहूं जो फसल होता है ना, देखिए कम से कम पढ़ के जाइएगा। अगर नौकरी नहीं हो बाई चांस, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन बाय चांस नहीं हो तो कम से कम ये हो तो पता चलेगा कि गेहूं करने उपजाएंगे तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कहाँ होगा, शुरू में कितना टेम्परेचर, बाद में कितना टेम्परेचर, वर्षा कितना होना चाहिए, ये सब तो जानकारी रहेगा तभी ना। चलिए साहब, गेहूं के लिए आरंभ में तापमान कितना होना चाहिए? 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तथा बाद में जाकर के जब फसल पकने लगे तब 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसका होना चाहिए। और वर्षा जो होना चाहिए गेहूं वाले क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है साहब, तब उस क्षेत्रों में, उस जलवायु वाले क्षेत्रों में गेहूं की उत्पादन हो सकती है। क्लियर है साहब? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं के उत्पादन में भारत के शीर्ष राज्य क्रमशः का मतलब क्या हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा। पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पे पंजाब, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान और बिहार। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बिहार। फिर से एक बार बोलिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बिहार। ठीक है साहब? चलिए, जो लोग जितनी बार बोल लेंगे उनको उतना याद होगा, बाद में रिवीजन भी करेंगे तो जल्दी होगा। और जो लोग एनर्जी को बचा के रखेंगे तो याद रखिएगा बुढ़ारी तक एनर्जी बचले रह जाएगा, कोई काम नहीं कर पाइएगा। ऐसा नहीं बात है, कुछ नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि जब तक आप अपने एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं तब तक आपकी एनर्जी सही जगह पे यूज नहीं होगी। और आप मुन्ने मोन गुम्मे गुम रहिएगा तब तो कोई बात नहीं है। आप देखते हैं छोटा सा बच्ची इतनी होती है ना, उसको मछली का मोह नहीं पता होता है, लेकिन उसको मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, एक दम पे बिना सांस लिए ही पूरा सुना देगी। क्यों? बोल बोल के उसके परिवार वाले लोग सिखा देते हैं। तो बोल बोल करके बहुत कुछ हो सकता है, समझ रहे हैं? इसलिए बोलने का प्रयास करिए। चलिए साहब, प्रतिशत उत्पादकता के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? पंजाब है। देखिए, प्रतिशत उत्पादकता बोलेगा तो पंजाब बोलेंगे, और ऐसे बोलेगा सिंपल उत्पादन में पहला स्थान कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है? चलिए, गेहूं का अब किस्म देख लेते हैं। गेहूं के प्रमुख किस्म प्रताप, अर्जुन, जनक, कल्याण, सोना, गिरजा, पूसा मेकर, बेकर, पूसा बेकर, 400 HS 420, HW 2036, MP 410, ये सारे जो हो गया गेहूं का किस्म हो गया। ठीक है? क्या बोले? ये 410 ये सब मिलता है। चलिए ठीक है, हाँ 4010 ये सब मिलता है। चलिए, अब हम कभी नहीं खरीदे हैं तो हमको क्या पता रहेगा। गरीब आदमी है, खेत रहेगा तब न मान लीजिए कि जो खरीदेंगे। जब खेते नहीं है तो कौन सी गेहूँ खरीदेंगे? खाने के लिए तो कुछ खा लेते हैं। कोनो गेहूँ खाते होंगे, कि पता कि कौन गेहूँ खा रहे हैं। गेहूँ है बस, हो गया। चलिए, हाँ ये बात है कि सन्नी जानता है कि नहीं सन्नी। तो चलिए, अगला है मक्का। ये तो गेहूं का किस्म था। अब चलिए मक्का के जो प्रमुख नस्ल है, गंगा 1, गंगा 101, विजय होगा कोमा, विजय, जवाहर, विक्रम, रतन, किसान एवं सोना है। सोना देखिए दोनों में है। ठीक है? गेहूं में भी। तो याद रखिएगा कौन है? गंगा 1, गंगा 101, विजय, जवाहर, विक्रम, रतन, किसान, सोना। क्या बोलेंगे? गंगा 1, गंगा 101, उसके बाद विजय, जवाहर, विक्रम, रतन, किसान, सोना। ठीक है साहब? फिर से एक बार बोलिए। क्लियर है? चलिए, अब चलाइए चावल में। चावल का किस्म क्या क्या होता है? चावल के कई किस्म होते हैं, जिसमें है IR8, देखिए 8 से, ठीक है, हाँ, और IR8, IR20, गोल्डन राइस, ये कई बार पूछा गया साहब, ये भी आई है। ठीक है ना?
गोल्डन राइस, साकेत, कौन सा? साकेत, श्वेता, गौरी, कावेरी, रत्ना, जया, अन्नपूर्णा इत्यादि। अब देखिए जया आया ना, आपके ऑप्शन में था ना जया, जया था ना ऑप्शन में। चलिए साहब, तो ये जया हो गया। तो याद रखेंगे IR8, IR20, IR8 और IR20। गोल्डन राइस, साकेत, श्वेता, गौरी, साकेत, श्वेता, गौरी, कावेरी, रत्ना, जया, अन्नपूर्णा, कावेरी, रत्ना, जया, अन्नपूर्णा, सब महिले के नाम है ना इसमें। चावल खेबो करती है महिले लोग अधिक। हाँ सही बात बोले। चलिए, भारत में शीतकालीन में अमन, मतलब शीतकाल में देखिए भारत में ना चावल जो होता है ना अलग अलग, क्योंकि आपको पता है कि भारत विविधताओं का देश है। हर जगह मौसम बराबर नहीं होता है। यहाँ की जलवायु क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। तो पूरे साल भर यहाँ पर क्या होता है कि चावल होते रहता है। तो जब साल भर चावल होता है कि ठंडा के समय में अलग चावल का किस्म होता है, गर्मी के समय में अलग होता है, तो ये अलग अलग किस्म बनाया गया है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन में जो चावल होता है वो होता है अमन, सॉरी शीतकालीन में कौन होता है? अमन। ग्रीष्मकालीन में बोरो, ग्रीष्मकालीन में बोरो, एवं वर्षा के दिनों में ओस नामक, वर्षा के दिनों में ओस नामक चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है साहब। तो गर्मी के समय में बोरो, और ठंडा के समय में अमन, और वर्षा के समय में ओस, वर्षा के समय में ओस। ठीक है साहब। ये नहीं सोचिएगा कि शीतकाल में ओस गिरता है तो ओस हो जाएगा, सो नहीं समझिएगा। ठीक है, याद रखिएगा वर्षा के समय में। चलिए, गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, और इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। गोल्डन राइस में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? विटामिन ए। कई बार पूछा जाएगा निम्नलिखित में से वह कौन सा चावल है जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो क्या बोलेंगे? गोल्डन राइस। क्या बोलेंगे? गोल्डन राइस। और याद रखिएगा कि क्योंकि गोल्डन राइस क्या करती है, मिट्टी को ना बंजर बढ़ा देती है, इसीलिए करके सभी देश इस पर रोक लगेले हैं। लेकिन एक देश अभी मात्र फिलीपींस बना है जो इसको मान्यता दिया है, मंजूरी दिया है कि आप ये गोल्डन राइस का उत्पादन कर सकते हैं। क्लियर है साहब। और इसमें जो पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है साहब। इतना फैक्ट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साहब। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? देखिए फाउंडेशन बैच का बच्चा बताइए क्या हो जाएगा? कामेट। अच्छा, कामेट इसका नहीं हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। पालनी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? यही पढ़ाए थे। कामेट कहाँ पढ़ाए थे? बताए थे ना कि चाइना और क्या कहते हैं भारत के बॉर्डर पे है। और किस हिमालय का हिस्सा? महान हिमालय के बताए थे ना। मैंने सब भूल गए हैं, मनसालू मकालू सब भूल गए हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा कामेट। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कामेट हो जाएगा। मतलब एक बार ठीक बोल रहा था, और जब बोले कि होगा तो मतलब क्या हुआ? पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है? तो सन्नी। बोले तो है सन्नी नाम तुम्हारा? नहीं सर, मन्नी। ये बोलिएगा? यह है तो है, गजब है कि नाम चेंज कर लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया। बाकी जितना भी है ये सारे किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का। चाहे अणाई मुडी हो, चाहे वो पालनी हो। पालनी पूर्वी हिस्सा से, पूर्वी तरफ से था, लेकिन हिस्सा किसका है? पश्चिमी घाट का ही है। ठीक है। बाकी सेबराय की पहाड़ी बताए थे पूर्वी घाट वगैरह में। चलिए, उसके बाद कार्डमम। कार्डमम को बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी क्या बोलते हैं इसको? इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है साहब। चलिए, इतना पॉइंट याद रखिएगा। जबकि कामेट जो है ये महान हिमालय का हिस्सा है जो भारत और चीन के बॉर्डर पे है। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट्स है। कुछ दिख रहा है? चलिए,
क्या हुआ? अभी नहीं हुआ इसमें। चलिए साहब देखिएगा कि ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। क्योंकि पश्चिमी घाट से पूछा है तो मेरा प्रयास होगा कि पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो बता दें, ताकि वहां से जुड़ा। देखिए हम जो प्रयास कर रहे हैं ना, मेरा प्रयास सवाल की संख्या को बढ़ाना नहीं है कि एक दिन में एक सेट करके चले जाए। मेरा प्रयास है कि एक दिन में एक सवाल अगर करवा रहे हैं तो उससे जितना भी टॉपिक है हम खत्म कर दें। मेरा प्रयास ये है। कभी संभव है कि 100 सवाल होता है दरोगा का, 10 साल का करवा देंगे तो 1000 सवाल होगा। यही हुआ ना। ये संभव है कि 1000 सवाल आप याद कर लीजिए और वही से सारा सवाल आ जाएगा? नहीं आएगा। आप इर्द गिर्द उस टॉपिक को कवर करिएगा तभी होगा, और नहीं तो अगर 1000 में हो जाता सवाल में तो नहीं लगता है कि आज बिहार में सब दरोगे होता। क्या सीमेंट वालों लोग काहे होता है? सब दरोगे होता। हम काहे यहाँ पर गीत गाते हैं? हम भी गीत नहीं गाते, ये सब है कि नहीं? तो आपको इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा। बच्चा वो कभी सोचता है कि सर आज 2 सवाल हुआ। अरे 2 सवाल हुआ, लेकिन 2 सवाल में तुम कितना चीज पढ़ा। टॉपिक का टॉपिक ये जब पढ़ाते हैं ना तो पूरे क्लास का एक क्लास का सेशन होता है, पूरे एक क्लास लेते हैं 1.5 घंटा का इस समझाने में, है कि नहीं? तो देखिए साहब पश्चिमी घाट से पूछा है तो हम लोग प्रयास करेंगे पश्चिमी घाट को कवर करने के लिए, ताकि अगले देखिए जब भी परेशानी होगा 2-3 सेट तक होगा, उसके बाद सवाल रिपीट होते रहेगा। रिपीट हो या नहीं हो सकता है कल पूछ दे पालनी की पहाड़ी किस क्या कहते हैं भाग किस पर्वत का हिस्सा है या किस घाटी का हिस्सा है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, समझ रहे, हिमालय का, इस तरह से पूछ दे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पढ़े हुए यहाँ से सीधे कॉपी होगा वहाँ पे। चलिए साहब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। देखिए गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक प्रायद्वीपीय पर्वतों का विस्तार है। गुजरात से लेकर के कहां तक? कन्याकुमारी तक प्रायद्वीपीय पहाड़ों का विस्तार है। तो ये विस्तार देखिए, ये जो घाट हो गया, कौन सा घाट हो गया? पश्चिमी घाट। और ये जो घाट हो गया पूर्वी घाट। ये जो देख रहे हैं आप, ये हो गया आपका, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया पश्चिम की तरफ। भारत की किस ओर है? पश्चिम की ओर है। और ये किधर है? पूरब की ओर है। पूरब की ओर है तो ये कहलाएगा पश्चिमी घाट और ये कहलाएगा पूर्वी घाट। क्योंकि आपको पता है नदी के किनारे को क्या बोलते हैं? घाट बोलते हैं ना। जब नदी के किनारे को घाट बोलते हैं तो समुद्र के किनारे को और तो महाघाट बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना सिमरिया घाट, मुंगेर घाट, मटिहानी घाट। क्यों बोलते हैं? वहाँ नदी का किनारा है इसीलिए। तो इसीलिए करके देखिए पूरे भारत है और भारत का जो समुद्र तटीय किनारा है इस तट का अलग अलग नाम दिया गया है। तो इस पूरे को बोलते हैं पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट को फिर हम लोग बांटते हैं अलग अलग भाग में, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। अभी पश्चिमी घाट का बात किया तो पश्चिमी घाट के तट पे ना बहुत सारे पर्वतों का विस्तार है, ऐसा बात है। और ये श्रेणी के रूप में है। तो ये गुजरात से लेकर के कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक है। गुजरात से कन्याकुमारी तक। अब देखिए पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक आता है। तो ये टोटल पश्चिमी घाट का जो पर्वतीय श्रेणी है इसकी टोटल लंबाई जो है 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट का टोटल लंबाई 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री श्रेणी। पश्चिमी घाट में जो भी पर्वतीय श्रेणी का विस्तार है उस पूरे को क्या बोलते हैं? सह्याद्री श्रेणी। क्या बोलते हैं? सह्याद्री श्रेणी। सह्याद्री श्रेणी को गोवा से गुजरने वाला 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये क्या करता है? सह्याद्री को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। याद रखिएगा साहब। देखिए यहां से एक लाइन दिख रहा है आपको इस तरह से, ये लाइन दिख रहा है ना, ये जो लाइन है ना ये है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आ रहा समझ बात है। और आप देखिए कि यहां से यहां क्या कहलाया? सह्याद्री या पश्चिमी घाट कहलाया ना। तो ये इसका लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर। लेकिन ये जो है ना बीचों बीच आप देखिए यहाँ पर गोवा है ना, गोवा से गुजरने वाली 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या करती है कि इस सह्याद्री को 2 लगभग बराबर भागों में बांट देती है।
आ रहा समझ बात है? 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो उत्तर की तरफ जो होगा ना, इस अक्षांश से उत्तर की तरफ, उसको बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री। क्या बोलेंगे उसको? उत्तरी सह्याद्री। और दक्षिण की तरफ जो होगा उसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी सह्याद्री। क्या बोलेंगे उसको? दक्षिणी सह्याद्री। आया समझ में? टोटल हो गया सह्याद्री 16 डिग्री से उत्तर उत्तरी सह्याद्री और 16 डिग्री से नीचे दक्षिणी सह्याद्री। क्लियर है साहब? अब हम लोग देखेंगे कि गुजरात से कौन कौन सा पर्वत श्रेणी और पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो हम राज्य के हिसाब से क्रम से कर लेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब? चलिए अब चलाइए, देखिए गुजरात से शुरू होता है। तो गुजरात में देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मांडव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मांडव की पहाड़ी। मांडव की पहाड़ी, ठीक है, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। कई बार पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। देखिए अभी पूछा था ना कि नहीं है, हो सकता है कि पूछ दे। तो मांडव की पहाड़ी गुजरात में, याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट का जो हिस्सा है वो कौन कौन है? मांडव की पहाड़ी, बड़दा की पहाड़ी और गिर पर्वत श्रेणी। याद रखिए गुजरात में कौन कौन सा? मांडव की पहाड़ी, बड़दा की पहाड़ी और गिर पर्वत श्रेणी। 3 हो गया साहब गुजरात में। पहला कौन? मांडव, दूसरा कौन? बड़दा और तीसरा कौन? गिर। गिर, गिर याद रखिएगा साहब, गिर जो है ना ये एशियाई टाइगर, एशियाई सी लायन, एशियाई सी के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि भारत में एशियाई सी कहाँ पाया जाता है? क्या बोलेंगे? गिर। गुजरात का गिर जिला है और वहीं पर जो है सो गिर पर्वत श्रेणी है, उसी पर्वत श्रेणियों में क्या पाया जाता है? एशियाई सी पाया जाता है। ठीक है साहब, याद रखिएगा साहब। तो 3 हो गया यहाँ से, ठीक है ना। अब चलाइए महाराष्ट्र में, कोई डाउट क्या? अब चलाइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन कौन सा है देख लेते थोड़ा सा। चलिए देखिए महाराष्ट्र में देखिएगा साहब, ये इस तरह से बिल्कुल क्रम में महाराष्ट्र से होते हुए सीधा कर्नाटक, देखिए ये महाराष्ट्र हो गया और ये कर्नाटक हो गया, और ये देखिए क्या हो गया? केरल हो गया। ठीक है ना, ये कर्नाटक हो गया और ये क्या हो गया? ये तमिलनाडु, ये तमिलनाडु। डायग्राम पहले समझ लीजिए। ये हो गया आपका महाराष्ट्र, देख लीजिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं क्या हो गया? कर्नाटक हो गया। ये हो गया आपका, ये कर्नाटक हो गया बीच का भाग, और ये जो हो गया नीचे वाला ये क्या हो गया? ये केरल हो गया। और इधर जो आप देख रहे हैं इस तरह से ये क्या हो गया? ये हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है साहब, तो क्या बोले? गोवा यहाँ है, नहीं देख रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं ना 16 डिग्री जहां से गुजारे थे। चलिए साहब अब देखिएगा ये महाराष्ट्र हो गया। तो महाराष्ट्र से लेकर के देखिए ये सारे जो पहाड़ियां पश्चिमी घाट में आती हैं, लेकिन निरंतर पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ नहीं है, बिखराव है इसमें। ठीक है ना, लेकिन महाराष्ट्र जो शुरू होती है इसमें क्या है? निरंतर विस्तार है। और महाराष्ट्र से शुरू होते हुए चला आता है कर्नाटक, कर्नाटक से फिर तमिलनाडु की ओर मुड़ जाती है, और जो यहाँ पर है केरल में, इसमें फिर गुजरात की तरह बिखराव है, अलग अलग टुकड़ा में ये बटा हुआ। लेकिन हिस्सा किसका है? ये पश्चिमी घाट का ही है। किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। आ रहा समझ में कि नहीं? क्या बोले? किसका? हाँ बिल्कुल है, पश्चिमी गोवा में भी देख रहे टच कर रहा है ना। चलिए साहब अब देखिएगा साहब, ये महाराष्ट्र में कौन कौन सी पश्चिमी घाट का चोटी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा साहब, ये जो कहलाएगा, अगर इधर से ये जो लाइन देख रहे हैं, तो इससे ऊपर जो ये है ये क्या कहलाएगा? उत्तरी सह्याद्री। क्या कहलाएगा? उत्तरी सह्याद्री। ठीक है साहब, कोई डाउट इसमें नहीं ना। अब देखिए पूछेगा कि उत्तरी सह्याद्री, देखिए ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, और ये क्या हो गया? उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कालसुई है। कौन सा है? कालसुई है। याद रखिएगा उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कालसुई है। आपको नहीं बुझा रहा? तनी उच्चगर बुझा रहा ना। और इसकी ऊंचाई कितना है? 1664, 16 चौक 64, 16 चौक 64। ठीक है, कालसुई की ऊंचाई कितनी है? 1664। ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है और यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में। कोई डाउट इसमें नहीं ना साहब। चलिए अब देखिए महाराष्ट्र में ही नासिक के पास एक और पहाड़ी है जिसको बोलते हैं त्र्यंबक पहाड़ी। कौन है? त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक के पास। और आपको पता है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक का यही त्र्यंबक पहाड़ी है, जानते हैं ना हम लोग। चलिए साहब ये हो गया। तो 2 चोटी है जो इंपॉर्टेंट है उसी को डाले साहब, आपको विद्वान नहीं बनाना है। ठीक है, बस वर्दी ले लीजिए, कहानी खत्म है। चलिए साहब अब देखिएगा साहब, अगला है, सीधी बात बोल देते हैं,
कौन विद्वान बनाएगा? विद्वान बनना भी गुनाह है। विद्वान बन जाएगा ना बिशनपुर वाला पगलावा जैसे हाथ हिला लीजिएगा, लेकिन नौकरी नहीं होगा। आए समझ बात है? चलिए चलिए साहब अगला देखिएगा, क्योंकि नौकरी के लिए तो पहले जो चीज पढ़ना है उससे पहले ये सोचना पड़ता है कि क्या नहीं पढ़ना है कि नहीं? विद्वान कैसे बन जाइएगा? जब आप जान रहे हैं कि हमें छांट के पढ़ना है कि क्या चीज नहीं पढ़ना है, उसको हटा देना है, तो फिर विद्वान आप कैसे हुए? और विद्वान जब हो जाइएगा तो तब नौकरी नहीं करिएगा। चलिए चलिए देखिएगा साहब, अब महाराष्ट्र में एक और श्रेणी है हरिश्चंद्र की श्रेणी। कौन सा है? हरिश्चंद्र की श्रेणी। ठीक है, एक और याद रखना है अजंता श्रेणी। कौन सा? अजंता श्रेणी। और उसके बाद बालाघाट श्रेणी। कौन सा है? बालाघाट श्रेणी। तो चलिए हम लोग ये पढ़े, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? कालसुई। ऊंचाई कितना? 1664 मीटर। उसके बाद त्र्यंबक पहाड़ी किसका हिस्सा है? उत्तरी सह्याद्री का। उसके बाद महाराष्ट्र में और कौन सा पड़े हैं? हरिश्चंद्र। उसके बाद कौन सा? अजंता। उसके बाद बालाघाट। कौन सा? बालाघाट। क्लियर है साहब? चलिए इतना हम लोग ध्यान में रखना। कहां से? महाराष्ट्र से। चलिए अब चलाइए कर्नाटक में। कर्नाटक में देखिए ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का जो हिस्सा है, क्योंकि ये 16 डिग्री क्रॉस करके इसको बांट देती है, तो ये क्या कहलाएगी? अब दक्षिणी सह्याद्री। क्या कहलाएगी? ये दक्षिणी सह्याद्री कहलाएगी। और दक्षिणी सह्याद्री जब ये कहलाएगी साहब, तो आपको पता है कि कर्नाटक में जो भी पाया जाएगा पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट का, वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी सह्याद्री। क्या कहलाएगा? दक्षिणी सह्याद्री। क्लियर है ना? अब देखिए इस तरह से कर्नाटक में तो विस्तार है ना? अब देखिए ये तो पश्चिमी घाट का सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री तो है ही, इसके अलावा एक और पर्वत श्रेणी का जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, लेकिन इससे क्या है? अलग है, इससे थोड़ा सा अलग है, और इसको बोलते हैं बाबा बूदन की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? बाबा बूदन की पहाड़ी। ठीक है, और बाबा बूदन की पहाड़ी पूछेगा किस राज्य में है, क्या बोलेंगे? कर्नाटक में। और पूछेगा कि बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक के किस जिला में है, तो चिकमंगलूर। क्या बोलेंगे? चिकमंगलूर। क्या लिखा हुआ है? चिकमंगलूर जिला, क्योंकि कई बार जिला इसका पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा बूदन की पहाड़ी लव अयस्क के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लव अयस्क सबसे अधिक यहाँ से प्राप्ति होती है कर्नाटक में। ठीक है, बाबा बूदन की पहाड़ी से। देखिए इस पर ना बाबा बूदन जो है एक व्यक्ति का नाम है, समझ रहे हैं ना? और ये व्यक्ति जो था ना, ये धार्मिक व्यक्ति थे, और इस व्यक्ति को ना मुस्लिम धर्म में भी विश्वास था और हिंदू धर्म में भी विश्वास था, समझ रहे हैं ना? और ये इसी पहाड़ी पर रहा करते थे, समझ रहे हैं ना? और लोग इनको, हिंदू धर्म के लोग भी उतना ही इनको पूजते थे जितना मुस्लिम धर्म के लोग पूजते थे। दोनों का क्या कहते हैं? समन्वय था इनमें। इसीलिए करके इस पहाड़ी का नाम इसी के नाम पे रख दिया गया, बाबा बूदन की पहाड़ी। ठीक है साहब, और ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? लव अयस्क के लिए। लव अयस्क के लिए किस जिला में है ये? चिकमंगलूर में। किसमें है? चिकमंगलूर में। और याद रखिएगा साहब, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है बाबा बूदन की, वह कुद्रेमुख। कौन है? कुद्रेमुख चोटी। कौन सी चोटी? कुद्रेमुख चोटी, याद रखिएगा। और इसका कितना है? 1892 मीटर। कितना है? 1892 मीटर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना साहब? चलिए उसके बाद देखिएगा कि कर्नाटक में एक और, इसके दक्षिण में, बाबा बूदन पहाड़ी के दक्षिण में एक और पहाड़ी है, वो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कौन सा है ये? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। याद रखना है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है, तो 3 राज्य हो गए ना, तो हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते साहब। बताइए गुजरात में कौन कौन था? मांडा, बड़दा और गिर। कौन सा था? मांडा, बड़दा, गिर। चलिए महाराष्ट्र में चले आइए, तो सबसे ऊंची चोटी क्या बताए? कालसुई। कितना ऊंचाई? 64। उसके बाद कौन सा पहाड़ी? त्र्यंबक की पहाड़ी। उसके बाद श्रेणी कौन? हरिश्चंद्र। उसके बाद अजंता। उसके बाद बालाघाट। ठीक है, कर्नाटक में अभी कौन पढ़े हम लोग? बाबा बूदन। उसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। और ये क्या कहते हैं, किस जिला में है? चिकमंगलूर। और किसके लिए प्रसिद्ध है? लव अयस्क के लिए। लव अयस्क के लिए। ठीक है ना? और दूसरी इसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ी? ब्रह्मगिरी। कौन सा है? ब्रह्मगिरी। कोई डाउट इसमें नहीं ना साहब? चलिए साहब अब नेक्स्ट देखते हैं साहब। अब देखिएगा कि इसी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यहां पर आप देख रहे हैं ना, इस तरह से क्रॉस करते हुए, इस तरह से। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 3 राज्यों में है, केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में।
इसका सबसे अधिक विस्तार है तमिलनाडु में। लेकिन ये तीनों राज्यों की क्रॉसिंग यहाँ पर मिलता है, तीनों राज्य यहाँ से गुजरती है तो तीनों राज्य में ये आ जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? नीलगिरी की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो चट्टान बना हुआ है ना, चारकोलाइट से बना हुआ। किससे बना हुआ है? चारकोलाइट से। और चारकोलाइट देखने में ना नीला लगता है। कैसा लगता है? नीला लगता है। इसीलिए करके इस पहाड़ी का जो रंग है ना श्रेणी का, वो नीला पड़ गया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नीलगिरी की पहाड़ी। क्या पड़ गया है? नीलगिरी की पहाड़ी। आया समझ में? और याद रखिएगा, एक सवाल कई बार पूछा गया है कि नीलगिरी की पहाड़ी पर टोडा नामक जनजाति रहता। कौन रहता है? टोडा नामक जनजाति रहता। कौन रहता है? टोडा नामक जनजाति रहता। ठीक है साहब। और ये पशुपालन का काम करता है। ये जेपीएससी में भी पूछा गया है, दरोगा में भी पूछा गया। नेक्स्ट सवाल में आप देखिएगा, मिलेगा 2019 वाला में मिलेगा। ठीक है साहब। तो टोडा नामक जनजाति कहाँ रहती है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। ठीक है ना साहब। और इसका काम क्या होता है? पशुपालन करना। क्लियर है? चलिए साहब, अब नीलगिरी की पहाड़ी बताए कि किस किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। कोई डाउट इसमें? नहीं ना। चलिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? वो है दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है। दूसरी चोटी, पहली नहीं, दूसरी चोटी पूरे दक्षिण भारत की। मतलब आप उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री सबको मिला दीजिए तो दक्षिण भारत की, चाहे वो पश्चिमी घाट हो या पूर्वी घाट हो, सबको मिला दीजिए तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो कौन है? दोदा बेटा। कौन है वो? दोदा बेटा। और इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर। कितना है? 2637 मीटर। चलिए साहब, इसमें कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं साहब। ये नीलगिरी, नीलगिरी के दक्षिण में जब आएंगे ना, तब आपको मिलेगा अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन मिलेगा? अन्नामलाई। आपके ऑप्शन में था ना अन्नामलाई, इसका मतलब ये पश्चिमी घाट का तो हिस्सा है। तो अन्नामलाई, अन्नामलाई का जो विस्तार है ये है 2 राज्यों में, केरल में है और तमिलनाडु में है। आप देख रहे हैं आप डायग्राम में कि ये केरल में भी है और कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है साहब। और ये अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु में है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अनाईमुडी। कौन है ये? अनाईमुडी। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। और अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये थी दोदा बेटा, दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की, जबकि अनाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है कितना है? 2696। कितना है? 2696। चलिए साहब, इसमें कोई डाउट नहीं ना। चलिए, ये जो है ना अनाईमुडी, अनाईमुडी यहां से दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ जो है वो है इलायची की पहाड़ी। कई बार पूछा जाएगा, डायग्राम दिशा के साथ पूछता है साहब कि अन्नामलाई से किस ओर कार्डमम या इलायची की पहाड़ी का विस्तार है? तो याद रखिएगा दक्षिण की तरफ। किधर है? दक्षिण की तरफ। अन्नामलाई से दक्षिण की तरफ है इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है साहब। और इससे अगर उत्तर पूर्व की तरफ जाइएगा, किधर है? उत्तर और क्या है? पूर्व है। उत्तर और पूर्व। और यह है पालनी की पहाड़ी। क्या है? पालनी की पहाड़ी। और पालनी के पहाड़ी में ही पर्यटक स्थल कोडाई कनाल है। कौन है? कोडाई कनाल। यह पर्यटक स्थल है। कई बार पूछा जाएगा कि कोडाई कनाल पर्यटक स्थल निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर अवस्थित है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? पालनी की पहाड़ी। क्या बोलेंगे? पालनी की पहाड़ी। प से पालनी, प से पर्यटक स्थल। और कहां पर? कौन सा? कोडाई कनाल। कौन सा? कोडाई कनाल। क्लियर है साहब? चलिए, उसके बाद आप देखिएगा कि ये जो है ये है कौन सा? इलायची की पहाड़ी। और इसके दक्षिण में जब आइएगा तब मिलेगा आपको नागरकोई की पहाड़ी। कौन मिलेगा? नागरकोई की पहाड़ी। कौन सा? नागरकोई की पहाड़ी। और उससे भी दक्षिण जब आइएगा तब मिलेगा आपको महेंद्रगिरी की पहाड़ी। क्या मिलेगा? महेंद्रगिरी की पहाड़ी। और ये सबसे दक्षिण में अवस्थित ये पहाड़ी तमिलनाडु में है। ठीक है, ये सबसे कहाँ है? दक्षिण में। सबसे पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिण में पूछेगा अवस्थित पहाड़ी, तो क्या बोलेंगे? महेंद्रगिरी की पहाड़ी। क्या बोलेंगे? महेंद्रगिरी की पहाड़ी। इसमें कोई डाउट साहब नहीं ना। और ये जो आप देख रहे हैं सेबराय की पहाड़ी, ये चलाता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में। कौन में आ जाता है? ये पूर्वी घाट में। क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलिए, ये हो गया आपका जो था पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ, वो हो गया क्लियर। और कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं सवाल।
द्वंद नहीं न बन जाइएगा। हाँ? चलिए साहब, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कामेट पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, लाइन में देख लेते थोड़ा सा। कामेट का शिखर भारत चीन की सीमा पर है। कामेट पर्वत का शिखर की जो ऊंचाई है वो कितना है? 7756 मीटर है। 7756 मीटर है। पालनी की पहाड़ी कहाँ है? आप ही बताइएगा। अब कार्डमम की पहाड़ी कहाँ है? केरल प्लस, हाँ हाँ केरल में, हाँ केरल में। उसके बाद है अनाईमुडी की चोटी, ये कहाँ है? अनाईमुडी की चोटी किसकी हिस्सा है? अनामलाई पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई कितना? 95 1 मीटर का कोई ये नहीं है। चलिए साहब, उसके बाद है अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, जिसके दक्षिण में क्या है? इलायची की पहाड़ी, अभी बताए थे। उसके बाद उत्तर की ओर कौन सा है? अनामलाई की पहाड़ी, और उत्तर पूर्व की ओर कौन सा है? पालनी की पहाड़ी, बताए थे ना अभी। चलिए साहब, यही था इससे जुड़ा हुआ फैक्ट्स। थोड़ा सा और है तो देख लेते हैं। कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है, जो पालनी की पहाड़ी पर अवस्थित है। सेवराई की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। और नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलान बिंदु पर है। जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट होता है वहाँ पर ये मिलता है, तो ये दोनों पर अवस्थित है। दोनों के मिलान बिंदु पर कौन सा? नीलगिरी। ठीक है साहब। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भूमध्य रेखा पर निम्नलिखित में से किस देश के, अच्छा, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगर भारत से गुजरता ना, ये भूमध्य रेखा गुजरती ना, तो हम लोग ना मंगरेला जैसा होते, नहीं होते? तो मंगरेला में नहीं बुझ रहे हैं? हाँ, मंगरेला तो बतासा जैसा उज्जर, तो हम लोग भी होते हैं अफ्रीका के जैसा, समझ रहे हैं? हाँ। चलिए, तो इसका मतलब भारत से ये भी सेंस लगा करके पूछ सकते हैं कि जहाँ से कर्क रेखा भूमध्य रेखा गुजरेगा वहाँ पर गर्मी सबसे अधिक होती है, और गर्मी सबसे अधिक होती है तो वहाँ के जलवायु जो है सो गर्म होता है, और गर्म होने के कारण वहाँ के लोग मंगरेला जैसन होता है। आए समझ बात है। और जहाँ ठंडा प्रदेश होता है वहाँ के लोग बतासा जैसन होता है। ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत। आंसर क्या हो जाएगा? भारत। चलिए साहब, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डायग्राम में कि अगर पूछा है कौन सा? भूमध्य ने पूछा है, तो भूमध्य पूछा है, आज भूमध्य पूछा है, तो हो सकता है कल कर्क रेखा पूछ सके, परसों मकर रेखा पूछ सके। तो जो रेखा पूछने की संभावना हो, जब ये को पूछा है तो हम तीनों गीत गाएंगे। हम क्या करेंगे? तीनों गीत गाएंगे। चलिए साहब, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, ये है साहब कर्क रेखा का, क्योंकि विषुवत रेखा पूछा है तो हो सकता है कि कर्क रेखा भी आपसे पूछ सकता है। क्या है? क्या हुआ सर ने? कोई डाउट क्या? चलिए अब देखिएगा साहब, ये है टॉपिक ऑफ कैंसर। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा रेखा? कर्क रेखा। भूमध्य रेखा तो पूछा है, लेकिन हम लोग उसके भी बारे में बताएंगे। पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, कि कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा आपको पता है क्या हुआ? उतना हमको नहीं पढ़ना है, अभी जो है चीज उसको न पढ़ेंगे पहले। चलिए साहब, ये जो है जो टारगेट बैच है, इसके इर्द गिर्द जो घूमेगा उसको कवर करेंगे कि पूरे चैप्टर को हम समाप्त कर दें। बताइए, इर्द गिर्द को जितना इर्द गिर्द कर रहे हैं इतना ही नहीं लग रहा कि उस टॉपिक के लिए काफी है। तो चलिए साहब, देखिए, तो ये हो जाएगा कर्क रेखा। यही मैं सब गीत गा देंगे तो फाउंडेशन में आइएगा आप? क्या फाउंडेशन बैच में काहे लाइएगा? बताइए, गजब है। चलिए, लेकिन इतना जरूर दे रहे हैं कि आप भी देखते होंगे, जो टॉपिक पूछा है उस टॉपिक को जितना क्लास में करवाते हैं फाउंडेशन बैच में, कमो बेस उतना दे देते हैं। चलिए साहब, तो ये हो गया कर्क रेखा। तो कर्क रेखा टोटल कितने देश से गुजरती है? कितना? 18। अब देखिए कौन कौन है, देख लीजिए साहब। देखिए साहब,
याद रखेंगे ये है अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। कौन सा है ये? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, हो सकता है कि महादेश भी पूछ सके कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिका महादेश के कितने देशों से होकर के गुजरती है। तो उत्तरी अमेरिका का बोलेगा तो बोलेंगे 2 देश, उत्तरी अमेरिका का 2 देश। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका का 2 देश, अफ्रीका का 8 देश और एशिया का 8 देश। एशिया का 8, अफ्रीका का 8, उत्तरी अमेरिका का 2। क्या याद रखेंगे? उत्तरी अमेरिका का 2, अफ्रीका का 8 और एशिया का 8। क्लियर है साहब? चलिए साहब, अब देखते हैं हम लोग। ये आप देख रहे हैं पीला वाला, ये जो है आपको मैक्सिको। क्या है ये? मैक्सिको। और एक यहाँ पर देख रहे हैं डॉट, यहाँ पर द्वीपीय देश है, बिल्कुल द्वीपीय देश है, एकदम छोटा सा द्वीप है ये, उत्तरी अमेरिका का है ये देश। ये है बाहामास। कौन है ये? बाहामास। कौन सा? बाहामास। ठीक है साहब, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो उत्तरी अमेरिका का 2 हो गया, एक हो गया मैक्सिको और दूसरा हो गया बाहामास, दूसरा हो गया बाहामास। क्लियर है? अब चलाइए अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका महादेश में देखिए ये पश्चिमी सहारा। कौन है? पश्चिमी सहारा। ठीक है, बेचारा अपने अफ्रीका बेसहारा क्या करेगा, लिख दिया है पश्चिमी बेसहारा। ठीक है ना, पश्चिमी सहारा। और इसके नीचे देखिए पश्चिमी सहारा है ना, इसके नीचे देखिए ये क्या है? मॉरिटानिया। और देखिए ये टोटल लाइन ऐसे गुजर रहा है ना, इस तरह से गुजर रहा है ना, ये है आपका पश्चिमी सहारा और ये हो गया आपका मॉरिटानिया। याद रखेंगे पश्चिमी सहारा मॉरिटानिया, 2 जोड़ा लगा के याद रखिए, पश्चिमी सहारा और मॉरिटानिया। उसके बाद देखिए माली और अल्जीरिया, माली और अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, लीबिया, नाइजर। और एक बात देखिएगा साहब, ये जो है ना ये चांद को छोड़ा हुआ डायग्राम में, ये है चांद, ये है चांद। और क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ना, यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा टच करता है, तो किसी बुक में क्या करता है कि चांद को छोड़ देता है, समझे? तो 17 ही लिखल रहेगा, लेकिन चांद भी क्या करता है, यहाँ पे टच करता है। समझ रहे साहब? तो इसीलिए करके चांद को भी याद रखेंगे, चांद और मिस्र। क्या याद रखेंगे? चांद और मिस्र। तो देखिए पश्चिमी सहारा मॉरिटानिया, अल्जीरिया माली, लीबिया नाइजर और चांद इजिप्ट। इजिप्ट इसको बोलते हैं हिंदी में मिस्र, हिंदी में क्या बोलते हैं? मिस्र। तो चलिए साहब एक बार बोलिए तो, पहला जोड़ा नहीं इसमें बोलिए ना, पहला जोड़ा पश्चिमी सहारा और मॉरिटानिया, दूसरा क्या है? अल्जीरिया और माली, उसके बाद क्या है? लीबिया और नाइजर, उसके बाद क्या है? चांद और मिस्र, चांद और मिस्र। क्लियर है साहब? 10 हो गया ना। चलिए अब चलाइए किधर? एशिया में। एशिया में देखिए यूएई यहाँ पर है, सऊदी अरब, ओमान, ये 3 को एक साथ कर लीजिए, यूएई, ओमान, सऊदी अरब। क्या बोलेंगे? यूएई, ओमान, सऊदी अरब। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार। और चीन और ताइवान, चीन और ताइवान, चीन और ताइवान। तो एक बार बोलिए तो, उत्तरी अमेरिका वाला मैक्सिको और बहामास, मैक्सिको और बहामास। अफ्रीका का पहला जोड़ा बोलिए तो पश्चिमी सहारा और मॉरिटानिया, दूसरा जोड़ा अल्जीरिया और माली, उसके बाद तीसरा लीबिया और नाइजर, उसके बाद चांद और इजिप्ट। चलिए अब चलाइए एशिया में, तो सऊदी अरब, यूएई और ओमान, सऊदी अरब, यूएई और ओमान, उसके बाद इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार, और उसके बाद चीन और ताइवान, चीन और ताइवान। क्लियर हो गया साहब? तो ये कौन सा हो गया आपका? कर्क रेखा का। कोई दिक्कत इसमें? तो याद रखना है 2 8 8, 2 8 8, ये याद रखिएगा ना साहब, तो ज्यादा फायदा होगा। क्यों जानते हैं? कई बार होगा क्या कि आप अफ्रीका महादेश में कितना है ना, ये पते नहीं चलेगा, खोजते रहेगा अफ्रीका में 10 गो, समझ रहे? बुझेबे नहीं करेगा। क्या बोले? हाँ, वो उसी का हिस्सा था, टूट गया। ठीक है, वो मोरक्को का हिस्सा था, वो टूट के अलग हो गया, तो अब ये हिस्सा आ गया। ठीक है, चलिए साहब ये क्लियर हो गया ना। चलिए अब चलाइए साहब, थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ जो लाइन में था उसको देख लेते हैं। चलिए विषुवत रेखा में देखिए, विषुवत रेखा की चर्चा हुआ था ना, तो विषुवत रेखा से कौन कौन पूछा था कि किससे नहीं गुजरता है, तो भारत से नहीं गुजरता है। अब हम लोग पढ़ेंगे केकरा से गुजरता है, जकरा से गुजरता है याद कर लेंगे, बाकी धरती कोनो देश दे देगा
आंसर नहीं मारेंगे। आया समझ बात है? चलिए साहब देख लेते हैं। देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, और ये किसका हिस्सा होगा? कौन सा अमेरिका? कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। सही बात है, दक्षिणी अमेरिका। तो याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका का 3 देश कौन सा? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये 3 देश वहां का 3 हो गया। चलिए उसके बाद चल रहा है अफ्रीका में गैबोन, कांगो गणराज और लोकतांत्रिक कांगो गणराज, ये 2 अलग देश है। कांगो गणराज अलग और लोकतांत्रिक कांगो अलग। याद रखिएगा कि कांगो गणराज और लोकतांत्रिक कांगो, ठीक है साहब। उसके बाद युगांडा, केनिया, सोमालिया। युगांडा, केनिया, सोमालिया, ठीक है। और एशिया में चले आइए तो मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। क्या है? मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। तो देखिए दक्षिणी अमेरिका का 3, एशिया का 3, और इसमें कितना? इसमें कितना? 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल मिलाकर कितना कितना हो गया? 12। अब देखिए एक बार बोल दीजिए दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका का गैबोन, कांगो, लोकतांत्रिक कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया। चलिए उसके बाद बोलिएगा एशिया का मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। क्लियर है साहब? चलिए ये सारे आएगा विषुवत रेखा पर, बाकी कोनो आएगा ना बोल दीजिएगा ये नहीं होगा, ठीक है साहब। चलिए अब चलाइए कर्क रेखा में आपको बताइए मैक्सिको, बहामास 2 हो गया, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। ठीक है, एक चांद छूट गया, चांद, ठीक है साहब। चलिए अब चलाइए मकर रेखा। मकर रेखा पर कौन कौन देश है? देखिए चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। कुल मिला कितना हुआ? 1 10 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुआ, 10 होना चाहिए ना साहब, कौन छूटा हो? एक कोई छूटा है। हाँ प्रिंसिपिया, सही बात है। हाँ प्रिंसिपिया होगा, प्रिंसिपिया। हाँ प्रिंसिपिया छूटा है। चलिए साहब ये हो गया। क्या बोले? प्रिंसिपिया होगा, प्रिंसिपिया होगा। इक्वेटर है ना ये? एक मिनट देखिए, 1 मिनट रुके ना। हाँ ब्राजील, हाँ ब्राजील ही आ रहा है। हाँ ब्राजील छूटा है, ब्राजील छूटा है, ब्राजील छूटा है। कर लीजिएगा ब्राजील, ठीक है। पीडीएफ में हम कर देंगे नोट्स उसमें। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं फटाक से। चलिए हाँ ब्राजील कर लीजिएगा। चलिए भाखरा नांगल बांध किस नदी पर बना है? क्या हो जाएगा? सतलज नदी पर, सही बात है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी पर। चलिए साहब, तो इसका मतलब ये बांध पूछा है, तो हो सकता है कि आज ये बांध पूछा कल दूसरा बांध पूछ दे क्या? तो थोड़ा सा हम लोग बांध को देख लेते हैं, कौन बांध किस पर है। चलिए सतलज नदी से जुड़ा हुआ, इसका आंसर हो जाता था सतलज नदी। सतलज नदी से जुड़ा हुआ चीज देख लेते हैं। सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया भाखरा नांगल परियोजना के तहत। एक बांध का नाम है भाखरा और एक बांध का नाम है नांगल। एक बात याद रखिए, 2 चीज कंफ्यूज करता है खास करके नए बच्चों को, पुराने बच्चे को नहीं करता, नए बच्चों को। एक याद करेगा क्या कहते हैं, हीराकुंड, हीराकुंड बांध, और एक आपका भाखरा नांगल, भाखरा नांगल। पुराने बच्चों को तो दिक्कत नहीं है, नए बच्चे क्या करते हैं इसमें कंफ्यूज होकर के ना भाखरा नांगल वाला मार देते हैं महानदी में और ये मार देते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह का बात होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ध्यान में क्या याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर ये किस पर है?
सतलज, किस पर है? सतलज। अच्छा कोई यहाँ पर क्या नांगल, क्या हो रहा है? नांगल। नांगल शब्द से नंगा नहीं आ रहा है शब्द, आपको नहीं लग रहा है? नांगल मतलब क्या होता है? नंगा नहीं होता है। तो जो व्यक्ति रहेगा नंगा, नांगल रहेगा, ओकरा क्या लगेगा? लज लगेगा, लाज लगेगा। क्या लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसा बात है, ये कंफ्यूजन होता है। हम इसको ना कई बार गलती किए थे, हम अपनी बात बोल रहे हैं, हमारे साथ समस्या था, हम मार देते थे उल्टे पुल्टे, यही में कन्फ्यूजन होता था, महानदी में और इसमें सतलज में, और कोई में कन्फ्यूजन नहीं। तब हम लॉजिकली याद रखें कि नांगल लगा हुआ है लास्ट में, तो याद रखेंगे इससे नंगा, और नंगा रहेगा तो क्या लगेगा? लाज लगेगा। ऐसा बात है, इस तरह से। और उसके बाद हीरा कुंड। हीरा क्या होता है? महा महंगा, महा लगा हुआ है ना, तो याद रखिए हीरा क्या होता है? महा महंगा होता है। ठीक है साहब, चलिए। तो ये दोनों बांध जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सतलज नदी के जल से गोविंद सागर झील भी बिलासपुर जिले में बनाया गया। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि गोविंद सागर झील को जल की प्राप्ति किस नदी से होती है? तो क्या बोलेंगे? सतलज नदी में, सतलज नदी को। और ये अवस्थित कहाँ है? बिलासपुर में ही। चलिए अगला देखिए, अब सतलज नदी पर कौन कौन सा परियोजना है, इसको याद रखिएगा। नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। और कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। और किस जिला में? कन्नौज जिला में। इसका जिला भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है नाथपा झाकरी। और ये दरोगे पूछा है नाथपा झाकरी, देखिएगा आगे मिलेगा आपको। राजपुर परियोजना। राजपुर परियोजना ये किस नदी पर? सतलज नदी पर। ये भी कहाँ? हिमाचल में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये भी कहाँ? सतलज नदी में। और इसको लाभ जो मिलता है किस किस राज्य को? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। चलिए साहब थोड़ा सा और देख लेते जो ऑप्शन में था उससे जुड़ा हुआ। कोल डैम परियोजना ये भी किस पर? सतलज नदी पर। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। सरहिंद परियोजना यह सतलज नदी पर और हरियाणा में। मतलब सतलज नदी पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें था, जो भी बांध या परियोजना, उसको हम लोग कवर कर दिए। चलिए रंजित सागर बांध परियोजना रावी नदी पर, पंजाब में, क्योंकि ऑप्शन में आपका रावी नदी दिया हुआ था, तो याद रखिएगा रंजित सागर बांध परियोजना किस पर है? रावी नदी पर। कहाँ? ये पंजाब में है। उसके बाद सतलज परियोजना। सतलज परियोजना नाम है सतलज परियोजना, और ये VVI भी है और कंफ्यूजन वाला भी है। नाम है सतलज परियोजना, ऑप्शन में दे देगा सतलज नदी, और आप सतलज मार के पूरा गदगद में रहिएगा। सतलज नदी है, सतलज परियोजना है, एकदम खुश रहिएगा। लगेगा कि सबसे अधिक अगर कोई सही सवाल होगा मेरा यही होगा, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ हल्के पूछ दिया, हाँ यही बोलिएगा, एकदम हल्का पूछा था, लॉलीपॉप वाला, समझ रहे। और जब बाद में मिलाइएगा तब बुझावेगा, समझ रहे। तो याद रखिएगा सतलज परियोजना किस नदी पर? चिनाव नदी पर। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा साहब, दुलहत्ती परियोजना ये भी VVI है। दुलहस्ती परियोजना ये भी चिनाव नदी पर। किस पर है? चिनाव नदी पर, और ये भी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला है बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना ये भी चिनाव नदी पर, ये भी जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में 3 पर है, सतलज परियोजना चिनाव नदी पर, दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी पर, और बगलिहार परियोजना चिनाव नदी पर, और तीनों कहाँ? जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? चलिए साहब तुलबुल परियोजना, कौन सा? तुलबुल परियोजना ये कहाँ है? झेलम नदी पर। कौन सा? झेलम नदी पर, और ये भी जम्मू कश्मीर में। ये भी जम्मू कश्मीर में। क्लियर है साहब? इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। आज की सेवा इतना ही, हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे।